parenting doesn't begin when your child is born. It begins even before the conception. जब आप अपनी फैमिली प्लान कर रहे होते हो, that's when you the parenting begins. वहाँ से आपका जो मातृत्व है वहाँ से ही आरंभ होता है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स इनटू योर बीइंग. बहुत सारे पेरेंट्स मुझे फ़ोन करते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए. ये पूछते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाएं, कैसे हम दिन में जो अनचाहे झगड़े होते हैं, कोई भी कॉन्वर्सेशन शुरू करो तो वो एक अनप्लेजेंट आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, उसे कैसे रोका जाए. बच्चे कहना नहीं मानते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगाते, इंटेलिजेंट हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं. कैसे हम अपने बच्चों को अपने एक अच्छे बच्चे बनाएं. कहाँ फिर वो पेरेंट्स काफ़ी सारे गिल्टी भी फील करते हैं कि न चाहते हुए भी उन्हें कभी आवाज़ ऊंची उठानी पड़ती है या हाथ उठाना पड़ता है या हाथ उठ जाता है गुस्से में, और फिर पेरेंट्स को गिल्टी फील होता है क्योंकि वो बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं. हर एक माँ बाप बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार हम अनचाहे मेथड्स, गलत मेथड्स अपनाने लगते हैं बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जहां पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं. जो टू बी मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट हैं या जो अपनी फैमिली प्लान करती हैं, वो मैं उन्हें अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं जहां पे वो फाउंडेशन ही अच्छा ले करें तो उससे हम बहुत अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं और हमारे बच्चे भी अच्छे बच्चे जिसे कहा जाता है, आज्ञाकारी बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, अपने बलबूते पर कुछ करें, ऐसे बच्चे, कॉन्फिडेंट बच्चे जो जिनके संस्कार भी अच्छे हों और वो अपने हक के लिए भी लड़ सकें, स्कूल से आए दिन मार खा के घर पर न लौटे, जो उनको बुली करते हैं सीनियर्स, वो बुली को वो कैसे हैंडल करें. इस तरह का एक फाउंडेशन ले करना, मेरे हिसाब से जितना मुझे ज्ञान है मेरे एक्सपीरियंस से, मैं वो आज शेयर करना चाहूँगी. इस बात से मुझे याद आता है कि मेरा एक्सपीरियंस ये कैसे हुआ. मेरे जो डैडी हैं वो बचपन से मुझे मेरे जीवन के हर पड़ाव पर मुझे हमेशा एक किताब गिफ्ट किया करते थे. जब मैं छोटी थी प्राइमरी स्कूल में, तब उन्होंने मेरे लिए चिन्मया मिशन का बाल विहार सब्सक्रिप्शन किया था, ईयरली सब्सक्रिप्शन, जो हर महीने एक बाल विहार नाम की पुस्तक आती थी जो बहुत ही मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट करती थी. उसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हुआ करते थे, पजल्स हुआ करते थे, कलरिंग हुआ करती थी, एक मिक्स बुक हुआ करती थी जो बच्चे को फ्री टाइम में इंगेज करके रखे. तो वो मुझे बहुत ही मेरे लिए वो बुक बहुत ही क्लिक हो गई. मतलब मैं वेट किया करती थी एवरी मंथ उसकी स्टोरीज़ पढ़ने के लिए. कुछ नहीं समझ आता तो मेरे घर के बड़े, मेरे भाई बहन वगैरह, वो उसमें से स्टोरीज़ मुझे पढ़ के समझाया करते थे और उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो मैं सॉल्व करती थी. फिर जब मैं सेकेंडरी स्कूल में गई तब मुझे मेरे डैडी ने श्रीमद् भगवद गीता गिफ्ट की और वो संस्कृत थी. फिर उन्होंने मुझे बताया कि इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, बहुत ही सरल ढंग से हम उसे हिंदी की तरह कैसे रीड करते हैं. उन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे एक ट्यून सिखाई. वो भी कोइंसिडेंटली चिन्मया मिशन के जो भगवद गीता के ट्यून्स हुआ करते थे वो कैसेट हमारे घर में बजा करती थी. तो वो ट्यून भी मुझे एकदम सहजता से ही आ गई और खुद ब खुद मैंने 12वां अध्याय, पहले वो सबसे सरल होता है, वो लर्न किया, फिर 15th, फिर 6th, और ऐसे करके करके मैंने काफ़ी सारे अध्याय लर्न किए. और
उसकी मीनिंग न समझते हुए भी श्रीमद् भगवद गीता एक चेतन शास्त्र है। उसके जो सिलेबल्स हैं, जो साउंड्स हैं, वो बहुत चार्ज्ड होते हैं। वो जो श्लोक हैं, वो जब हम, भले ही उसकी मीनिंग हमें नहीं समझ आती है, लेकिन एनर्जेटिकली जो उसकी साउंड्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको एलिवेट करते हैं। तो वो बच्चे को अंदर ही अंदर मजबूत बनाता था, मुझे वो शक्ति देता था। जब भी मैं वो अध्याय की चांटिंग करती थी, मुझे भले कुछ समझ में ना आए, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि मैं अभी थोड़ा कुछ, मुझे इक्विप्ड या एम्पावर्ड फील होता था। और कई बारी उसके कई श्लोक मुझे डैडी समझाया भी करते थे, और जो भी फिर वो समझाते थे, वो जो मॉरल वैल्यूज़, वो अपनाना बहुत आसान हो जाता था। और मुझे बहुत सबकी सेवा करने का शौक़, और सबका ख्याल रखने का एक शौक़ वो मेरे अंदर डेवलप होने लगा उस एज में। फिर जब मैं सेकेंडरी स्कूल में गई, तब मुझे डैडी ने एक देवेंद्र वोरा की एक्यूप्रेशर की बुक गिफ्ट की, जिसका नाम था हेल्थ इन योर हैंड्स। वो मैं शुरू करके, और कब मैंने वो रीड करके ख़त्म की, मुझे उसका नॉलेज कि हर एक चीज़, हर एक एक्यूप्रेशर की जो पॉइंट्स हैं हमारे हाथ में, हर ऑर्गन ऑफ द बॉडी की जो कनेक्शन है हमारे, उसके कनेक्शन की पॉइंट्स हमारे हाथ में हैं, और वहाँ पे प्रेशर देने से हमारा वो फला पार्ट ऑफ द बॉडी ठीक होने लगता है। हेडेक हो तो कहाँ प्रेशर पॉइंट करना है, स्टमक अपसेट हो तो कहाँ प्रेशर पॉइंट करना है। तो मैं बहुत एक्साइटेड होके, और घर में किसी को भी तकलीफ़ होती थी तो एक्यूप्रेशर करके और मैं उनको ठीक करने का प्रयास करती थी। तो मेरे ख़्याल से शायद वो हीलिंग की वो जो कॉलिंग थी, वो मुझे उस वक्त उसका इंस्पिरेशन या मुझे प्रेरणा उसमें हुई। और फिर धीरे धीरे मेरे हाथ एक बुक लगी मेरे डैडी के लाइब्रेरी में, जिससे मेरा लाइफ काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसका नाम था योग वशिष्ठ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बुक्स आर द चाइल्ड्स बेस्ट फ्रेंड। इवन इफ़ द चाइल्ड डजंट रीड इट, आप उनको रीड करके बता सकते हो, और उसमें से जो ज्ञान अर्जित होता है, वो बच्चे जो आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन सी बुक आपके बच्चे की एक इनर नॉलेज की एक सीकर की प्यास बुझाती है। बच्चों को नॉलेज बहुत पसंद है, फिर वो चाहे जनरल नॉलेज हो, कोई स्टोरी हो, वो सुनकर ग्रहण करते हैं, ग्रास्प करते हैं। तो पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जब बच्चे आपके छोटे हैं, तो इस बात की फ़िक्र न करके कि मेरा बच्चा रीड नहीं कर रहा है नॉवेल्स या बुक्स, इम्पॉर्टेंट इज़ उसके अंदर ज्ञान जाए और उसकी प्यास बुझे। चिल्ड्रन लव नॉलेज। आप उनको कुछ बात बताओ इंटरेस्टिंग, वो आपसे एकदम से कनेक्ट हो जाएंगे। आप रास्ते पर जाएं, उसको ऑक्सीजन, हवा, पोस्टमैन, पोस्ट बॉक्स, आप जो उसको वर्बली नॉलेज देंगे, उससे उसकी एक प्यास बुझती है और बच्चे की एनर्जी चैनलाइज होती है और वो शांत होते हैं, क्योंकि उनकी वो एक सीकर है उनके अंदर, वो हाई एनर्जी है कि व्हाट नेक्स्ट, और बताइए और बताइए। आप नोट करेंगे कि बच्चे बात बात पे पूछेंगे क्यों क्यों, ये क्यों है, ये क्या है। उसके हर सवाल का जवाब दीजिए उसके एज अनुसार। अगर वो अपनी उम्र से बड़ा भी कोई सवाल पूछ ले तो उससे ये मत कहिए कि तुम अभी छोटे हो। उसकी समझ के हिसाब से आप उसको उस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए, चाहे वो कितना ही बेतुका सवाल हो। फिर जब मेरी सगाई हुई, तब मुझे मेरे डैडी ने एक बुक गिफ्ट की, नारी शिक्षा। और वो बुक मैंने पहले तो सोच रही थी मुझे तो काफ़ी नॉलेज है, ज्ञान है, हम सत्संग पे जाया करते थे, श्रीमद् भागवत सप्ताह सुना करते थे। मैं सोचती थी कि अब और कितना, मतलब, लेकिन जब मैंने उसका पन्ना पलटा उस किताब का, उसमें हर एक चीज़, हर एक इंसान के साथ, हर एक रिश्ते के साथ रैपो कैसे बनाया जाए। पुस्तक का नाम तो था नारी शिक्षा, एक स्पिरिचुअल वो कोई ज्ञान की पुस्तक थी, लेकिन वो इतने इंटरेस्टिंग ढंग से समझाया गया है कि एक नारी को हर एक रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। और
जैसे हम किताबें कैसे पढ़ लेते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेजी, कोई इमेज कंसल्टेंसी का किताब है कि ये कपड़ा पहनोगे, यहाँ पे ये फंक्शन है तो इस तरह से तैयार होके जाओगे, ये कलर्स दिन में पहनोगे, ये रात में पहनोगे तो अच्छा होगा, इंप्रेशन अच्छा जमेगा, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, हम हर तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, राइट। हम वो पढ़ते हैं और उनके टिप्स को अपनाते हैं और उसका हमें परिवर्तन नज़र आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही किताब पढ़ें, आपके हाथ वही किताब लगेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। नारी शिक्षा जब मुझे मेरे डैडी ने गिफ्ट की तब मैंने उसे पढ़ना चालू किया। उसमें बाकायदा एक एक चीज़ समझाई गई थी कि कैसे अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता निभाया जाए, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, देवर वगैरह सबके साथ कैसे रैपो में हमें रहना चाहिए। और रैपो बिल्ड करने की इम्पोर्टेंस तो हम सब जानते हैं। कॉरपोरेट लेवल्स पे भी हम रैपो बिल्ड करते हैं कि फॉर्मल कपड़े पहन के जाना। रैपो मीन्स लाइक रहना, उनके हिसाब से नहीं, अपना कुछ भी कार्य फुलफिल करने के लिए आपको कभी कभी किसी के हिसाब से चलना होता है। आप छोटे बच्चे से बात करोगे तो उसकी एनर्जी पे आके बात करोगे ना, अले अले कैसा है। हम तो ठीक से बोल पाते हैं कैसे हो बेटा, क्यों नहीं पूछते, हम पूछते हैं ना अली अली, उसकी तरह कभी कभी। तो वो एनर्जी पे आकर उसे कहते हैं रैपो बिल्ड करना। ऑफिस में हम जब प्रोफेशनली बॉस के सामने जाते हैं तो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं क्योंकि हम वहाँ पे वननेस क्रिएट हो, एक लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट। सो इस तरह की टिप्स उसमें दी हुई थी और वो टिप्स हमारे स्क्रिप्चर्स में से ली हुई थी। तो वहाँ पर मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी कंसीव करने के बारे में। तो उसमें उन्होंने उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि जो सोल्स हैं, हमें तो ये पता है कि वी चूज़ आवर सेट ऑफ पेरेंट्स। ये बात जब मैंने भी पहली बार सुनी तो मुझे भी बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि एक जीव अपने माता पिता, अपने रिश्ते जन्म लेने से पहले चुनता है, वो डिसाइड करता है कि वो किस फैमिली में, वो कौन उसके माता पिता बने। इतना फ्रीडम उस सोल को होता है। तो इस वजह से जब आप अपनी फैमिली प्लान कर रहे हो, ये मैंने उस बुक में पढ़ा, तब वो सोल्स जो हैं, वो बीइंग्स ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे आसपास रहते हैं, एंटिटीज़, राइट, और वो चूज़ करते हैं अपने माता पिता। तो मैंने पढ़ा उस बुक में लिखा था कि जो खाना पत्नी अपने पति को सर्व करती है, उस खाने के थ्रू वो सोल एंटर करता है उस पुरुष के शरीर में। आई वॉज सो सरप्राइज टू रीड दिस। इज़न्ट इट सो ब्यूटिफुल। उस दिन के बाद जब भी मैं खाना परोसती थी तो एक अवेयरनेस के साथ अपने हस्बैंड को खाना देती थी। मुझे नहीं पता था कब और क्या होना है। मैंने जो पढ़ा वो मैंने अप्लाई किया और उसका रिज़ल्ट मुझे मेरे जीवन में नज़र आया। आज मेरा बेटा 24 साल का है और बड़ा ही अच्छा बच्चा है, कॉन्फिडेंट है, जो भी करता है मन लगा के करता है, 100% अपना देता है, सक्सेस भी पाता है, उसकी तारीफ़ भी होती है और सबके साथ रैपो में रहता है और जैसा अच्छा बच्चा है वैसा है। तो जो आप चाहें वैसा आप घड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वो टूल्स हैं, आपके पास अवेयरनेस है। आप प्रेजेंट में रहकर अगर अवेयरनेस के साथ कुछ भी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं। उस बुक में ऐसा भी लिखा हुआ था टाइमिंग्स के बारे में, कोपुलेशन की टाइमिंग्स भी डिसाइडेड, मतलब ये इस घंटे से इस घंटे तक अगर आप कोपुलेशन करेंगे तो अच्छा जीव आपके अच्छा सोल आपके घर जन्म लेगा। तो ये सब विश्वास की बातें हैं और बस यही मैं शेयर करना चाहती थी कि आप अवेयरनेस के साथ ऐसी किताबें आप पढ़ें जहाँ पर ज़रूरी नहीं है ये पर्टिकुलर
ये गीता प्रेस की पुस्तक थी, अगर किसी को जानना है तो। नारी शिक्षा, गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक थी, पब्लिकेशन। तो मैं यही शेयर करना चाहती थी कि बच्चे जब जब कंसेप्शन हो जाए और जब बच्चा आपके गर्भ में हो, तब भी अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी म्यूज़िक सुननी चाहिए, क्योंकि उसका असर आज साइंस ने भी प्रूव किया है कि बच्चों के ऊपर उसका बहुत असर पड़ता है। हम कॉलेज में थे, जब चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट पढ़ाते थे, तब भी हमें बताया जाता था कि व्हेन अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट दे शुड लिसन टू काम म्यूज़िक, मेडिटेटिव म्यूज़िक, सिट फॉर मेडिटेशन, अवॉइड सच एंड सच थिंग्स एंड फूड आइटम्स, डाइट वगैरह, फिज़िकल एक्सरसाइजेज आजकल हम सब कर लेते हैं, लेकिन ये जो आस्पेक्ट है ये इग्नोर हो जाता है। एंड जीवन में हार्मोनल चेंजेस के वजह से प्रेगनेंसी के वक्त काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, और प्लस लाइफ हैपन्स अराउंड यू, सर्कमस्टांसेस तो जैसे हैं वो तो नहीं बदलते। उस बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि आप गर्भवती हैं, तो जो आप सोच रही हैं, बोल रही हैं, उसका असर उस बच्चे पर भी हो रहा है। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। जो हो जाता है कोई बात नहीं, ऐड ऑन टू गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ें कीजिए, अच्छी कहानियाँ कीजिए। आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो जो भी वॉरियर्स थे, वीर थे, उनकी माताओं का बड़ा रोल था उनके जीवन में। जैसे कि शिवाजी महाराज हैं, वो एक अकेले थे महाराष्ट्र मराठा, जिन्होंने मुगल्स के को नानी याद दिला दी थी। उनकी माता जीजाबाई का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था उनके पालन पोषण में, उनको कैसे उन्होंने वीर बनाया और उन्होंने देश के लिए इतना किया। इट इज़ नोन दैट उनको गॉडेस देवी ने आकर तलवार दी थी जिससे उन्होंने लड़ाई की थी। और शिवाजी महाराज तो गुरु भक्त भी थे। तो इस तरह की स्टोरीज़ आप अपने बच्चों को सुनाएंगे या खुद पढ़ेंगे जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो उसका असर शिशु पर ज़रूर होता है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। तो यही मैं 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहती थी। और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद भी आप उनके लिए वो चांटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता, तो जब आप बच्चे को सो रहा है बच्चा, आप अपने किचन में व्यस्त हैं, तब भी आप कुछ ऐसे म्यूज़िक जो आपको पता है सुनना अच्छा रहता है, जैसे भगवद गीता चांटिंग हुआ, या आपका कोई भी आपके हिसाब से जो भी अच्छा म्यूज़िक है वो बच्चे के लिए प्ले करना चाहिए। इवन द चाइल्ड इज़ स्लीपिंग, द अनकॉन्शियस इज़ लिसनिंग। सो वो उसका बड़ा एक आई यूज़ टू बी वेरी रेगुलर विद दैट। मैं भगवद गीता चैंटिंग चला दिया करती थी इवन व्हेन माय चाइल्ड वाज एन इन्फेंट 6 मंथ ओल्ड, व्हेन एवर ही वाज स्लीपिंग, लो वॉल्यूम पे मैं वो चला दिया करती थी। आज तो हमारे टाइम पे तो ऑडियो कैसेट्स होती थी, आज तो यूट्यूब है, कुछ भी आप चला लो, एवरीथिंग इज़ सो हैंडी। कोई भी स्तोत्र, कोई भी श्लोक, कोई भी मंत्र, कोई भी मेडिटेटिव म्यूज़िक, जो भी आप चाहते हैं वो आप उनको सुना सकते हैं, और उसका असर गोज़ अ लॉन्ग वे, इज़ व्हाट इज़ माई एक्सपीरियंस। और एक चीज़ है जो मैंने पुस्तक में ही पढ़ी थी कि 11 साल की उम्र तक बच्चा जो रेगुलरली रिपीट करता है वो होता है। जैसे कि कोई अफर्मेशन अगर आप अपने बच्चे को रेगुलरली बुलवाएं, तो वो अफर्मेशन उसके लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। और बच्चा जब सोया हुआ होता है तो कान में आप उसको बोल सकते हैं, सोते हुए बच्चे को कान में आप अफर्मेशंस रिपीट कर सकते हैं। ये सब छोटी छोटी टिप्स हैं जो बहुत, जिनका एक सटल लेवल पे एक काम करता है, विच गिव्स योर चाइल्ड एन एज ओवर अदर्स। आपका बच्चा दूसरों से थोड़ा हटके होगा, एक लीडर होगा, ऑल एरियाज ऑफ लाइफ में उसको सक्सेस मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बस इसी तरह से मैं ये कुछ 2-4 टिप्स ज़रूर फॉलो करती थी। जब आप बच्चे को फीड कर रहे हैं, तब आप कोई चांटिंग कर सकते हैं, कोई मंत्रास रिसाइट कर सकते हैं या प्ले कर सकते हैं।
तो ऐसा कहते हैं कि वो वीर बनता है बच्चा फिर। और ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती थी या मैं उस आवाज़ ऊँची नहीं करती थी। मेरे से भी गलतियाँ होती थी, एंड कई बार आई यूज्ड टू यूज़ रॉन्ग मेथड्स टू टीच टू करेक्ट हिज़ रॉन्ग बिहेवियर्स। जैसे कभी हाथ उठाना, मुझे बड़ा ही गिल्टी फ़ील होता था और मैं हमेशा इसका सॉल्यूशन ढूँढती थी कि मैं कैसे खुद को रोकूँ। तो फिर मुझे फिर एक बुक गिफ्ट मिली, साईं पेरेंटिंग, सत्य साईं पेरेंटिंग। सत्य साईं बाबा के पब्लिकेशंस की हैं, बैंगलोर पुट्टपर्ती की। और वो बुक जिस दिन मैंने पढ़ी, उसके बाद मैंने कभी भी अपने बेटे पर कभी भी हाथ नहीं उठाया, कभी भी नहीं। और उसमें इतने अच्छे टिप्स और मेथड्स दिए हुए थे पेरेंटिंग के, कैसे अपने पेरेंटिंग स्टाइल बनाए रखिए, अपना कैसे बच्चों को डिसिप्लिन करना है, फर्म रहना है, लेकिन आवाज़ ऊंची नहीं उठानी है, गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। तो वो जब कहते हैं ना कि व्हेन यू आस्क समथिंग यू रिसीव इट, तो जब मैं उसका सल्यूशन ढूंढ रही थी तो मुझे वो बुक गिफ्ट में मिली। तो books have been a huge contribution towards my parenting style, and I will call it a success. मुझे उसके बेनिफिट्स बहुत मिले, मैंने उन टिप्स को अप्लाई किया और उसका रिज़ल्ट देखा। ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं, सिचुएशंस, फैमिली एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर भी एक है जहाँ पर हमारी पहुँच नहीं है, वहाँ उसकी पहुँच है। यूनिवर्स नोज़ इट। हमारा ज्ञान जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ एक चीज़ है जिसके ऊपर हमारा बस नहीं है। तो उसका आसरा लेकर और उस पर विश्वास करके अगर आप कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आप सही मायनों में चाहते हैं कोई सल्यूशन, तो सल्यूशन ढूंढने वालों को सल्यूशन ज़रूर मिलता है। और ये एक बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस न करके सल्यूशन पे फोकस करें। सो द एनर्जी फ्लोज वेयर योर फोकस गोल्स। तो अगर आप सल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपको अच्छे पेरेंटिंग स्टाइल्स के ज़रूर सल्यूशंस मिलेंगे। बस हमें ये सोचना है कि बच्चे हमारी जागीर नहीं है, हमारे पास एक अमानत है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उसे गढ़ना है। वो जो काम करने आया है इस यूनिवर्स में, जो भी ड्रीम्स अचीव करने आया है, हमें उसमें सपोर्ट करना है, उनका गाइड, उनका गार्डियन बनना है और उनकी गढ़ना ऐसे करनी है ताकि वो अपने वो ड्रीम्स को अचीव कर सकें। वो हमारे पास एक अमानत है। ये अगर आप विचार रखेंगे और उनको अपनेपन से पालेंगे, लेकिन अपना समझकर उनके साथ कोई भी व्यवहार करना उचित नहीं होगा। तो अगर आप उन्हें अमानत समझेंगे और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो हमेशा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अच्छे से निभाना चाहते ही हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी वो छोटे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। फिज़िकली वो हमसे कमज़ोर हैं, लेकिन एनर्जेटिकली दे आर मच मोर पावरफुल एंड डिवाइन दैन वी कैन इमेजिन। बच्चों को कोई जजमेंट नहीं होती। क्या कभी बच्चा रोता है? मेहमानों के सामने जब भी फीड करने के लिए, खाने के लिए रोता है, तो हम कहते हैं कि कैसे बिहेव कर रहे हो? बच्चा तो छोटा है, उसको बस उसके भूख का समय हुआ है, इसके लिए वो रोने लग जाता है। तब हम उसको लाड प्यार करते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा समझदार होने लगे, हम उसे रोने के लिए मना करते हैं। इसी तरह से मना करते करते नो नाम का शब्द उनके कान में इतना पड़ने लगता है कि वो नो 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 सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की, पहले तक तो सब ठीक था, अब ये अचानक क्या हो गया है ना। सो बस यही है। ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो सकता है और मैं घंटों इस पे बातें कर सकती हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको उस समस्या का समाधान दे सकती हूँ,
तो आप ज़रूर मुझे ईमेल कीजिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और मैं बच्चों के साथ काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने ये समझा कि जो भी कुछ गड़बड़ होती है वो बचपन में ही होती है। हमारा सॉफ्टवेयर हमारा 0 to 6 ईयर्स के बीच में बन जाता है और वही टेप फिर उम्र भर वही बजती रहती है। तो उन 6 साल की उम्र तक हमें काम करना चाहिए, सारी गड़बड़ वहीं होती है। इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चों के साथ काउंसलिंग करूं, ताकि क्योंकि उनकी इतनी कंडीशनिंग अभी नहीं हुई होती है, तो वी गेट टू सी क्विकर रिजल्ट्स। उनकी जो बिलीव्स नेगेटिव फॉर्म होती जा रही हैं, उनको वक्त रहते अगर रोका जाए, बदला जाए, उनका माइंड का रीप्रोग्रामिंग अगर ढंग से किया जाए, तो सक्सेस एंड गुडनेस से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप इसी तरह से अपने बच्चों के प्राउड पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो गेट होल्ड ऑफ सच काइंड ऑफ बुक्स, एंड इफ़ you have any challenges that you're facing अपने बच्चों को लेकर, please feel free to DM me, to leave a comment, and I will surely get back to you. तो आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव योरसेल्फ।